हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जन्म। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें जन्म किस तरीके से होता है, जन्म के दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही इस चैप्टर में हम आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनके जीवन में जो अलग अलग अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि बीजाणुद्विद अवस्था, युग्मोद्विद अवस्था, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बच्चों को अक्सर इन टॉपिक्स में क्या होता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम हमारे जो चैप्टर है उसको उसके नेम से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं जो कि हमारा नाम है चैप्टर का, आवर्त बीजी पादपों में जन्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि पादप जो होते हैं उनको 5 समूह में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है शैवाल, ब्रायोफाइटा में बांटा गया है, फिर बांटा गया है टेरिडोफाइटा में, फिर बांटा गया है जिम्नोस्पर्म में, और फिर लास्ट एक हम 5वां समूह पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो फ्रेंड्स, ये आवर्त बीजी जो पादप होते हैं एंजियोस्पर्म को ही बोला जाता है। आवर्त बीजी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये एंजियोस्पर्म ही है। आवर्त बीजी जो होते हैं उनको एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आवर्त बीजी पादप है, इनके और देखते हैं इनके बारे में हम कि आवर्त बीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनमें क्या होता है, जो बीज होता है वो फल से क्या होता है, ढका होता है। जैसे आप इनका नाम उठा के देखिए, क्या है आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। और बीजी, बीजी जो शब्द है वो किससे लिया गया है, बीज से। तो आवर्त बीजी का मतलब हो गया ऐसे पादप जिसमें क्या होता है, जो फल होता है, जिसमें फल किससे ढका रहता है, बीज से ढका रहता है, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उन्हें बोलते हैं आवर्त बीजी पादप। तो इतना आपको समझ में आ गया। आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं, आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। और आवर्त बीजी पादप का मतलब क्या होता है, आवर्त का मतलब ढका हुआ, और बीजी का मतलब क्या होता है, बीज। तो ऐसे पादप जिसमें जो बीज होता है वो फल से क्या होता है, ढका हुआ होता है। तो ऐसे पादपों को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, ऐसे पादपों को हम बोलते हैं आवर्त बीजी पादप। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा आप, आवर्त बीजी पादपों को क्या बोला जाता है, पुष्पीय पादप भी बोला जाता है। आवर्त बीजी को क्या बोला जाता है, पुष्पीय पादप, या इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लोवरिंग प्लांट। अब क्या मतलब है पुष्पी पादप या फ्लोरिंग प्लांट का मतलब देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आवर्त बीजी को एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, पुष्पीय पादप या फ्लोवरिंग प्लांट भी बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आवर्त बीजी पादप एकमात्र ऐसे पादप होते हैं, या एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं एकमात्र ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पुष्प देखने को मिलते हैं, या जिनमें क्या मिलते हैं, फ्लोवर देखने को मिलते हैं। तो जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनका क्या है, आवर्त बीजी पादपों का एक विशिष्ट गुण क्या है कि इनमें पुष्प पाए जाते हैं, फूल, फ्लोवर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको पुष्पीय पादपों के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार देखते हैं, हमने अब तक क्या देखा, हमने अब तक देखा कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। आवर्त बीजी पादप जिनमें बीज जो होता है वो फल से ढका रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी पादप बोलते हैं। और आवर्त बीजी पादपों को क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्म, या फिर इन्हें पुष्पीय पादप भी बोला जाता है। पुष्पीय पादप क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स हम इन्हें, क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं ना। देखिए, मैंने भी आपको बताया था 5 समूह होते हैं पादपों के। एक तो होता है शैवाल, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, और 5वां एंजियोस्पर्म। ना शैवालों में, ना ब्रायोफाइटा में, ना टेरिडोफाइटा में, ना जिम्नोस्पर्म में, इन चारों समूह में से किसी समूह में भी क्या पुष्प देखने को नहीं मिलते। पुष्प जो होते हैं सिर्फ हमें आवर्त बीजी पादप जो होते हैं, या जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, इनमें देखने को मिलते हैं। तो ये इनका एक विशिष्ट लक्षण होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन क्या होता है। ये भी आपने 11वीं क्लास में पढ़ ही चुके हैं, जनन क्या होता है। तो जनन, एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको समझते हैं कि जनन क्या होता है। तो फ्रेंड, जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी जीव अपने समान नए जीव को क्या करता है, जन्म देता है। तो देखते हैं जनन क्या है। जनन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करता है, अपने ही समान नए जीव को क्या करता है, जन्म देता है। उस प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम जनन या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब क्या मतलब है, जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है। जैसे देखिए, गाय जो होती है वो अपने समान ही बछड़े को जन्म देती है। इसी तरीके से जो पादप होते हैं वो भी जब जन्म करते हैं तो अपने समान ही क्या बनाते हैं, पादप। जब मनुष्य जन्म क्रिया होती है तो मनुष्य के समान ही क्या होते हैं, बच्चे का जन्म होता है। तो क्या होता है, जनन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने ही समान क्या बनाएगा, जीव का निर्माण करता है, तो उसे जनन बोलते हैं।
तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं वो किस तरीके से जनन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या टॉपिक फ्रेंड्स। अब देखिए आवर्तबीजी जो पादप होते हैं फ्रेंड्स, उनमें जनन के दो तरीके पाए जाते हैं। हम देखिए आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनमें जनन के कितने तरीके पाए जाते हैं, दो। एक तो होता है लैंगिक जनन और दूसरा कौन सा होता है फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन। याद रखिए अलैंगिक जनन, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसे बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है इन दो, एक तरीके से बोलूं, शब्दों के ऊपर टिका है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में मैंने आपको बता दिया आवर्तबीजी पादप जो होते हैं दो तरीके से जनन करते हैं। एक तो होता है इनमें लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अभी हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो याद रखिएगा आवर्तबीजी पादप जो होता है दो तरीके से जनन करते हैं, एक तो होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे कि आवर्तबीजी पादप जो होते हैं या एंजियोस्पर्म जो होता है या जिन्हें फ्लोवरिंग प्लांट बोलते हैं वो किस तरीके से लैंगिक जनन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका आधा अलैंगिक जनन तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, लैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो अब बात करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स लैंगिक जनन क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि लैंगिक जनन एक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा दोनों जनन क्रिया में भाग लेते हैं, उसे तो लैंगिक जनन बोलते हैं। और अलैंगिक जनन के बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा होता है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, नर और मादा में से दोनों में से कोई एक, या तो नर या फिर मादा, दोनों में से कोई एक जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अब क्या है, थोड़ी सी क्लास हमारी क्या हो चुकी है, हायर हो चुकी है, हम क्या होती है सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आ चुके हैं। तो अब डेफिनेशन जो होगी वो भी थोड़ी क्या हो गई है, मॉडिफाई हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। तो लैंगिक जनन फ्रेंड्स मैं लिखता हूं यहां, देखिए लैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। युग्मक फ्रेंड्स जिन्हें हम जानते हैं गैमीट्स बोलते हैं, तो द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है एवं जिसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन देखिए जनन या रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है, या लैंगिक जनन जो है जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। हम जानते हैं अगर हम पादपों की बात करें तो क्या होते हैं, नर युग्मक बनते हैं पादपों में, मादा युग्मक बनते हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। तो क्या है, लैंगिक जनन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस के द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और बाद में वो युग्मक क्या होते हैं, आपस में संलित होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो मैंने ये लिख रखा है यहाँ देखिए, लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में भी युग्मक बनते हैं, नर में नर युग्मक बनते हैं, मादा में मादा युग्मक बनते हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पादपों की। तो हम पादपों में देखेंगे तो पादपों में भी क्या होगा, नर युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक बनेंगे। तो जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और बाद में वो युग्मक क्या होते हैं, आपस में संलित होते हैं और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं
कि लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और दूसरी चीज क्या होती है, जिसमें निषेचन की क्रिया होती है। उस जनन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। अब इसका आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए तो वो कौन सा हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। मतलब अलैंगिक क्या होगा, अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया होगी जिसमें क्या होगा, देखिए, जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता और क्या होता है, निषेचन की क्रिया भी नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अब अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या बनेगी, याद रखिएगा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें ना तो क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और ना ही क्या होता है निषेचन की प्रक्रिया होती है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, पहले हम क्या करेंगे, अलैंगिक जनन से स्टार्ट करेंगे, तो सॉरी लैंगिक जनन से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, लैंगिक जनन की हमने परिभाषा पढ़ ली है। अब देखते हैं हम कि पादपों में लैंगिक जनन कहाँ होता है, कैसे होता है, उस दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। तो अब देखते हैं लैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा है कि लैंगिक जनन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पादपों में आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनमें लैंगिक जनन किस जगह पर होता है, कहां कौन सा स्थान होता है जहां पर लैंगिक जनन की सारी घटनाएं होती हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई थी कि आवर्त बीजी पादप जो होते हैं इनका एक विशिष्ट गुण क्या होता है कि इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पाए जाते हैं पुष्प या फ्लोवर। अभी मैंने आपको बताया था, इसलिए तो इनको क्या बोलते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट बोलते हैं। तो अब जो आवर्त बीजी पादप होते हैं या फ्लोवरिंग प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया, या एक तरीके से हम बोले पूरा का पूरा लैंगिक जनन जो है वो कहां पर कंप्लीट होता है, याद रखिएगा, पुष्प के अंदर। कहां कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, पुष्प के अंदर पूरा का पूरा क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो लैंगिक जनन का स्थान आवर्त बीजी पादपों में, किसमें, आवर्त बीजी पादपों में, आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का स्थान क्या होता है, पुष्प होता है या फ्लोवर होता है। तो अब लैंगिक जनन का स्थान क्या है, पुष्प है, तो पुष्प के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रियाएं फ्रेंड्स कहां हो रही हैं, पुष्प के अंदर या फ्लोवर के अंदर हो रही है। तो जब तक हमें पुष्प के बारे में जनरल सी जानकारी नहीं होगी तब तक क्या होगा, हम लैंगिक जनन को, आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पुष्प की क्या करेंगे, एक जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके जो भाग होते हैं उनके बारे में एक जानकारी लेंगे, जिससे क्या हो, हमें लैंगिक जनन जो है आवर्त बीजी पादपों में उसको समझने में क्या हो, आसानी हो। मगर उससे पहले मैं आपको एक क्या बोलते हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है या आवर्त बीजी पादप जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में आपको मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं कि आवर्त बीजी पादप जो होता है उसमें क्या क्या भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, आवर्त बीजी पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जनरल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें क्या होता है, नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगी, रूट, ऊपर की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेम, या जिसे नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगी, मूल, या क्या देखने को मिलेगी, रूट। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्तंभ, या जिसे क्या बोलते हैं, स्टेम देखने को, स्टेम बोलते हैं, स्टेम देखने को मिलेगा। स्टेम से क्या होती है, शाखाएं निकल रही होती है साइडों में। इन शाखाओं के ऊपर क्या होती है, हमें क्या देखने को मिलती है, पत्तियां देखने को मिलती है फ्रेंड्स। इनमें हमें क्या देखने को मिलेगी, लीव्स देखने को मिलेगी। और यही हमें क्या देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, यही हमें देखने को मिलते हैं फ्लोवर। तो अब देखते हैं हमें आवर्त बीजी पादपों में क्या आता है, चार जो मुख्य चीज होती है वो मिलती है। एक तो क्या मिलती है, मूल बोलते हैं जिसे रूट बोलते हैं, एक तो ये देखने को मिलेगी।
फिर आप भूमि से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्तंभ। स्तंभ के ऊपर क्या लगी होती है, पत्तियां या लीफ लगी होती है, और स्तंभ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, पुष्प या फ्लोवर। तो पूरा का पूरा जो लैंगिक जनन होता है वो कहां कंप्लीट होता है, पुष्प के अंदर कंप्लीट होता है या फ्लोवर के अंदर कंप्लीट होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोवर के बारे में एक जनरल स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, ये जो आवृतबीजी पादप की जो संरचना है जिसके अंदर क्या होता है, जड़ पाई जाती है, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती है, पुष्प पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं आवर्त बीजी पादपों की बीजाणुविद प्रावस्था। बीजाणुविद प्रावस्था, यही वो प्रावस्था होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुविद बोलते हैं, जिसके अंदर हमें जड़ देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें पुष्प देखने को मिलता है, पत्ती या तना देखने को मिलता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अक्सर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और बच्चे को ये नहीं पता लगता कि बीजाणुविद प्रावस्था कौन सी होती है। तो आप जो पूरा का पूरा पादप देखते हैं ना, जिसमें जड़ें निकली होती हैं और नीचे की तरफ और क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, तना होता है और जो पुष्प होता है, उस पूरे के पूरे पेड़ को ही हम बीजाणुविद बोलते हैं, या इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे हम, स्पोरोफाइट फेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये बीजाणुविद प्रावस्था होती है। इसके बारे में हम अभी आगे और देखेंगे कि बीजाणुविद क्या होता है, युग्मोद्भिद क्या होता है। तो आप एक बार इतना याद रखिए कि बीजाणुविद क्या होता है, ये पूरी की पूरी प्रावस्था होती है, पूरा का पूरा प्लांट जो होता है जिसके अंदर जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है, फूल होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुविद प्रावस्था बोलते हैं। और ये मेन प्रावस्था होती है, क्या होती है, याद रखिएगा, ये मेन या मुख्य प्रावस्था होती है जो आवृतबीजी पादपों में पाई जाती है। इसके अलावा एक क्या होती है, युग्मोद्भिद प्रावस्था और होती है। तो अब हम क्या करते हैं, पुष्प की जनरल संरचना के बारे में देखते हैं। अब हम जो पुष्प है या फ्लोवर है उसकी एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें क्या क्या भाग होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए एक डायग्राम है फ्लोवर का, जनरल सा डायग्राम है। अब इसमें हम बात करते हैं कि पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे नीचे से। या आपको नीचे की तरफ जो एक पतला सा भाग दिखाई दे रहा है, ये इसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेडिसल, पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इंग्लिश में पेडिकल बोलते हैं। याद रखिए पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत क्या होता है, आपने देखा होगा जो फूल होता है उसके नीचे एक डंठल या एक पतले डंडे के समान संरचनाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं, हम पुष्प वृंत बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फूल या पुष्प को फ्रेंड्स जो तना होता है या शाखा होती है उससे जोड़ के रखता है ना। आपने देखा होगा जो फूल होता है वो पतले से डंडे के समान सी एक संरचना होती है, जिससे क्या होता है वो एक शाखा या एक तने से जुड़ा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम पुष्प वृंत बोलते हैं। अब बात करते हैं पुष्प वृंत के। आप ये ऊपर की तरफ एक चौड़ा सा भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं, ये देखिए जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन, याद रखिएगा। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं थैलेमस, इसे बोलते हैं पेडिकल, इसे बोलते हैं थैलेमस। अब ये पुष्पासन क्या होता है, अब देखिए, अब पुष्प वृंत जो होता है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, एक चौड़े और चपटे भाग का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन या पुष्प क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस पर पुष्प के जितने भी भाग होते हैं वो सारे के सारे भाग इसी भाग से जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा पुष्पासन क्या करता है, पुष्प के जो सभी भाग होते हैं उनको अपने ऊपर क्या करके रखता है, जोड़े रखता है। तो ये तो दो भाग हो गए। अब बात करते हैं पुष्प के जो मेन पार्ट होते हैं उनके बारे में। तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। अब देखिए, आपने फूल देखा होगा या पुष्प देखा होगा, पुष्प में आपने क्या देखा होगा, बाहर की तरफ नीचे की तरफ हरे हरे रंग की पत्तियां सी दिखाई देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम बाह्य दल पुंज बोलते हैं। या अगर मैं आपको और बताऊं, जब आपने देखा होगा पुष्प जो होता है वो जब कली होता है, मतलब जब पुष्प खिला हुआ नहीं होता, तो वो एक हरे हरे रंग की पत्तियों से क्या होता है, कवर रहता है उन हमें, और जब बाद में वो पुष्प खिलता है तो हरे रंग की पत्तियां उसके नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो उन हरे रंग की पत्तियों को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। याद रखिएगा। ये देखिए पुष्प में 4 चक्र होते हैं, याद रखिएगा। एक जो पुष्प होगा उसमें 4 चक्र होंगे, तो सबसे बाहर का या सबसे जो पहला चक्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। याद रखिएगा पुष्प में कितने चक्र होते हैं, 4। सबसे पहला बाह्य दल पुंज होता है, ठीक है, और सबसे भारी चक्र होता है और सबसे पहला चक्र होता है। ये क्या होता है, हरे रंग की पत्ती के समान संरचना होती है। बाह्य दल पुंज क्या होता है, हरे रंग की
पत्ती के समान हरे रंग की पत्ती के क्या होती है, समान संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। अब बाह्य दल पुंज का काम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, जब पुष्प क्या होता है, कली अवस्था में होता है, या जब पुष्प कली होता है, तो ये बाह्य दल पुंज उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है या उसको सुरक्षा देता है। साथ ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है, याद रखिएगा। तो अब बाह्य दल पुंज क्या हो गया, पहला चक्र हो गया। अब देखिए आपने देखा होगा, वो जो पत्तियां होती हैं वो एक नहीं होती, वो पत्तियां बहुत सारी होती हैं, पूरा पत्तियों का एक चक्र होता है। तो उस पूरे के पूरे चक्र को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, बाह्य दल पुंज बोला जाता है। और उसमें से जो एक पत्ती होगी हरे रंग की, या एक जो उसका सदस्य होता है पूरे चक्र का, उसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, बाह्य दल। क्या बोलते हैं, बाह्य दल। इंग्लिश में इसे सेपल बोला जाता है, याद रखिएगा, इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, सेपल। तो पहला चक्र कौन सा होता है, बाह्य दल पुंज। हरे रंग की पत्ती के समान संरचना होती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है ना। और इसकी एक इकाई को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा चक्र क्या होता है। दूसरा चक्र ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये दूसरा चक्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, दल पुंज। अब बात करें, अब आपने हरे रंग की पत्तियां तो चलो देख ली, बाह्य दल पुंज। अब आपने देखा होगा बाह्य दल पुंज के अंदर की तरफ रंगीन कलर, जो रंगीन होती है पंखुड़ियां पाई जाती हैं, आपने देखा होगा अलग अलग पुष्प में, जैसे गुलाब में लाल रंग की होती है, या और अलग अलग पुष्प में अलग अलग रंग होते हैं उसके। अब आपने वो पंखुड़ियां भी क्या होंगी, देखी होंगी, जिन्हें जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दल पुंज। जो पूरी पंखुड़ियों का पूरा चक्कर होता है उसे क्या बोला जाता है, दल पुंज बोला जाता है। और ये याद रखिएगा, ये दूसरा चक्र होता है, सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल पुंज और अंदर की तरफ दल पुंज। तो ये दूसरा चक्र होता है, दल पुंज जो होता है। और ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ये रंग क्या होता है, रंगीन होता है, अलग अलग रंग होता है इसका अलग अलग पुष्प में, तो ये रंगीन होता है। इसका काम क्या होता है, हम पढ़ेंगे। ये क्या करे, ये जो दल पुंज होता है क्या करता है, परागण के लिए क्या करता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। परागण क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, ये दल पुंज क्या होता है, दल पुंज जो होता है परागण के लिए कीटों को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका रंग बिरंगा होना बड़ा जरूरी है फ्रेंड्स। अगर ये रंग बिरंगे नहीं होंगे तो कीट इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और जब तक कीट या जो भी चीज है इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी तो पॉलिनेशन या परागण जो होगा वो संभव नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं दल पुंज की, हो गई। दूसरा चक्र होता है और ये रंगीन होता है और क्या करता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। या अब देखते हैं इसकी एक इकाई को क्या बोला जाता है, इसकी एक इकाई को बोला जाता है दल। याद रखिएगा, पूरी जो पंखुड़ियों का चक्कर है उसे तो बोल रहे हैं दल पुंज, और जो एक पंखुड़ी होती है उसे बोलते हैं दल। तो अब बात करते हैं हम आगे तीसरे चक्र के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है फ्रेंड्स, ये है तीसरा चक्र। ये जो आपको, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका तीसरा चक्र है। इस तीसरे चक्र को बोला जाता है, याद रखिएगा, पुमंग। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, पुमंग बोला जाता है। और ये पुमंग क्या होता है, पुमंग और कुछ नहीं होता, ये नर जनन अंग होता है। क्या होता है, ये नर जनन अंग होता है। याद रखिएगा, ये नर जनन अंग होता है। और ये कौन सा चक्र होता है, तीसरा। अब बात करते हैं पुमंग। अब देखिए, पुमंग भी एक से ज्यादा होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है दो, यहाँ आपको दो क्या दिखाई दे रखे हैं, ये पूरा का पूरा चक्र है। पूरे याद रखिएगा, पूरे के पूरे चक्कर को तो क्या बोला जाता है, पुमंग। और पुमंग का जो एक सदस्य होता है उसे बोला जाता है पुंकेसर। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा एक चक्र हो गया, तो इन्हें मैं एक साथ सामूहिक रूप से क्या बोलूंगा, पुमंग। अगर मैं बात कर रहा हूं इस पूरे एक की, तो इसे बोला जाता है पुंकेसर। तो पुमंग जो होता है उसकी एक इकाई को क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर बोला जाता है। पुमंग तीसरा चक्र है, नर जननांग होता है, और पुमंग की एक इकाई को बोला जाता है पुंकेसर। अब देखिए फ्रेंड्स, पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ये आपको एक पुंकेसर दिखाई दे रहा है, तो पुंकेसर के दो भाग होते हैं। एक तो ये आपको पतला तंतु के समान भाग दिखाई दे रहा है, और ये आपको एक ऊपर दिखाई दे रहा है भाग। तो इस भाग को तो बोला जाता है, याद रखिएगा, पुतंतु। क्या बोला जाता है इसको, पुतंतु, या इंग्लिश में होता है फिलामेंट। और ये आपको जो ऊपर की तरफ भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है परागकोश। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है इसको, परागकोश। तो मतलब अब देखिए, बात करते हैं पुमंग जो होते हैं। पुमंग क्या होता है, नर जनन अंग होता है, तीसरा चक्र होता है, और पुमंग की इकाई को क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। अब देखिए, पुंकेसर जो होते हैं उसके कितने भाग होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये पतला क्या होता है, तंतु के समान भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम
पुतंतु बोलते हैं। और जो दूसरा भाग होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये पराग कोश लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये जो दूसरा आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोला जाता है? पराग कोश बोला जाता है। तो पुंकेसर के कितने भाग हो गए? 2। एक तो हो गया पुतंतु और एक पराग कोश। पुतंतु, आपसे कोई पूछे पुतंतु क्या होता है, तो पुतंतु एक पतला तंतु के समान भाग होता है, जो किससे नीचे की तरफ पुष्पासन से जुड़ा रहता है और ऊपर की तरफ परागकोश से जुड़ा रहता है। अगर आपसे कोई पूछे परागकोश क्या होता है, तो परागकोश क्या होता है? एक थैले के समान संरचना होती है जो पुतंतु के ऊपर स्थित होती है। कई किताबों में 3 भाग देते हैं इसके। एक भाग योजी और दिया होता है। योजी और कुछ नहीं होता, योजी क्या करता है? पुतंतु को परागकोश से जोड़ने का काम करता रहता, मतलब पुतंतु को परागकोश से जोड़ने का काम करता है। ये अब हमारे 3 चक्र हो गए। अब हम बात करते हैं हमारा चौथा और आखिरी चक्र, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चक्र, ये चौथा जो चक्र होता है, इस चक्र को बोला जाता है, याद रखिएगा, चौथे चक्र को यहां लिख देता हूं मैं इसको, देखिए यहां पे, चौथे चक्र को क्या बोला जाता है? जयांग। चौथे चक्र को क्या बोला जाता है? जयांग। जयांग और कुछ नहीं होता, ये मादा जनन अंग होता है, याद रखिएगा। जयांग क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। अब देखिए, अब जयांग भी एक, जयांग क्या होता है? जयांग जो होता है वो पूरे समूह को बोला जाता है। जैसे इसमें पूरे समूह को बाह्य दलपुंज बोल रहे थे, पूरे समूह को दलपुंज बोल रहे थे, पूरे समूह को पुमंग बोल रहे थे। ऐसे जो मादा जनन अंग का पूरा चक्र होता है, पूरा का पूरा समूह होता है, उसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, जयांग बोला जाता है। जयांग क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। अब जयांग की एक इकाई को क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, जयांग की एक इकाई को बोला जाता है अंडक। क्या बोला जाता है? अंडक। ये मैंने यहाँ एक ही जयांग बना रखा है, देखिए यहाँ ये मैंने सिर्फ एक ही जयांग बना रखा है। तो जयांग का जो पूरा चक्र होता है, जो सॉरी पूरा का पूरा चक्र होता है अंडक का, उसे याद रखिए क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। और जयांग की एक इकाई को क्या बोलते हैं? अंडक। अब अंडक के आपको याद रखने 3 भाग होते हैं। अंडक के कितने भाग होते हैं? 3। ये आपको ऊपर की तरफ जो भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वृत्तिकाग्र। ठीक है, ये पहला भाग होता है। ये दूसरा भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? वृत्तिका बोलते हैं। और ये जो तीसरा भाग होता है, ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। अब देखिए, ये 3 भाग होते हैं, एक तो वृत्तिकाग्र होता है, एक वृत्तिका होता है, एक अंडाशय होता है। तो ये थी फ्रेंड्स, एक हमने जनरल पुष्प की संरचना देखी। अभी तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे चलते चला जाएगा, इसके बारे में हम और डिटेल से जानते चले जाएंगे। तो ये एक पुष्प की जनरल स्ट्रक्चर थी। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या करें, इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते हैं, इस जो वीडियो है आप इसको कॉपी में नोट कर लें और बार बार देखते रहें और बार बार रिवाइज करें। धन्यवाद।